यह वीडियो सीपीसीटी और ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके 20 मार्क्स पक्के हैं। इस वीडियो में आपके दो टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। पहला है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, और दोनों टॉपिक के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। इट टेक्स इनपुट, यह इनपुट लेता है, प्रोसेस इट, उस पर काम करता है, देन गिव्स आउटपुट, फिर आउटपुट देता है, एंड स्टोर द डेटा, और डेटा को स्टोर करता है। इट वर्क वेरी फास्ट एंड एक्यूरेटली, यह बहुत तेजी और सही तरीके से काम करता है। कंप्यूटर केवल लैपटॉप या पीसी ही नहीं होता है, बल्कि वे सभी मशीनें होती हैं जिनमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट की सुविधा होती है। जैसे स्मार्टफोन, एटीएम मशीन, पेट्रोल पंप की मशीनें, इन सब में भी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट की सुविधा होती है। अब हम जानेंगे मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्य कार्य के बारे में। तो कंप्यूटर का मुख्य 4 काम होता है। पहला है इनपुट, जानकारी लेना जो कीबोर्ड और माउस के माध्यम से लेता है। दूसरा है प्रोसेस, जानकारी पर काम करना जो सीपीयू द्वारा करता है। तीसरा है आउटपुट, परिणाम देना जो मॉनिटर या प्रिंटर के द्वारा हमें मिलता है। चौथा है स्टोरेज, डेटा को स्टोर करना जो हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव के द्वारा किया जाता है। आइए इनको हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनपुट डेटा के बारे में। इनपुट डेटा मीन्स द इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन दैट वी गिव टू अ कंप्यूटर टू वर्क ऑन। इनपुट डेटा वह जानकारी होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं या कंप्यूटर में डालते हैं ताकि कंप्यूटर उस पर काम कर सके। This data is entered using input devices like keyboard, mouse, microphone, etc. यह जानकारी हम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन आदि के मदद से कंप्यूटर को देते हैं। अब हम जानेंगे प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस मीन्स द एक्शन और वर्क डन बाय द कंप्यूटर ऑन इनपुट डेटा टू प्रोड्यूस द आउटपुट। प्रोसेस का मतलब है कंप्यूटर द्वारा इनपुट डेटा पर किया गया कार्य जिससे आउटपुट प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे आउटपुट के बारे में। आउटपुट मीन्स द रिजल्ट और इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर इट प्रोसेस द इनपुट। आउटपुट वह परिणाम होता है जो कंप्यूटर इनपुट पर काम करने के बाद हमें देता है। अब हम जानेंगे स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज मीन्स सेविंग डेटा और इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड लेटर व्हेन नीडेड। स्टोरेज का मतलब है कंप्यूटर में डेटा या जानकारी को सेव करके रखना ताकि उसे बाद में उपयोग किया जा सके। इन सबको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में कंप्यूटर को इनपुट दिया कि एक कंप्यूटर का चित्र बनाइए। यहाँ पे हमने टेक्स्ट के रूप में इनपुट दिया। अब यह प्रोसेस कर रहा है, यानी कि इसको समझ रहा है क्या करना है, कैसे बनाना है। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया है उसे आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। हमने इनपुट दिया, फिर ये प्रोसेस किया, समझा क्या बनाना, कैसे बनाना है। अब जो यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो हमारा आउटपुट कहलाएगा। अब इसे हम यहाँ से डाउनलोड या सेव करके अपने स्टोरेज में रख लेंगे। ये हमारे कंप्यूटर के मुख्य 4 काम हैं। तो आपको कंप्यूटर के मेन फंक्शन के बारे में समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर का विचार यानी आइडिया दिया और एक मशीन का डिजाइन बनाया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। यह मशीन 1837 में बनाई गई थी। यह मशीन आज के कंप्यूटर जैसे काम करने वाली थी जिसमें इनपुट, प्रोसेस, मेमोरी और आउटपुट की सुविधा थी। उसका आइडिया ही आज के कंप्यूटर का आधार यानी फाउंडेशन बना है। कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा कंप्यूटर बनाया गया है इसी इंजन का आइडिया लेकर बनाया गया है। आज हमारे कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मेमोरी की सुविधा है, ये इसी इंजन का आइडिया यानी विचार लेके बनाया गया था। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर कब बनाया गया था और किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर सन 1946 में बनाया गया था। इसका नाम था एनिएक और इसे अमेरिका के 2 वैज्ञानिक जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकट ने मिलकर बनाया था। अब हम बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? सी से होता है कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली या पर्पज, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन या इंजीनियरिंग, आर से रिसर्च। ये हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर को हम 2 भाग में डिवाइड करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कार्य क्षमता के आधार पे, उसके बाद हम जानेंगे साइज के आधार पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कार्य क्षमता के आधार पे।
The three main types of computers that are differentiated based on their data handling capabilities are। डेटा हैंडलिंग क्षमता के आधार पर कंप्यूटर मुख्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट वर्क विथ कंटिन्यूअस वैल्यूज लाइक वोल्टेज, स्पीड, टेम्परेचर etc। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो लगातार बदलने वाले मान को मापता है, जैसे वोल्टेज, स्पीड, तापमान इत्यादि के साथ काम करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मरकरी थर्मामीटर जो तापमान मापने के लिए होता है, स्पीडोमीटर चलती हुई सुई से स्पीड दिखाता है, यह बाइक और पुरानी कारों में लगा रहता है। ऑस्किलोस्कोप यह वोल्टेज सिग्नल को लगातार लहर यानी वेव के रूप में दिखाता है। अब हम जानेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। A digital computer is a computer that work with number 0 and 1 instead of continuous signals। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो संख्या 0 और 1 के साथ काम करता है, ना कि लगातार बदलते सिग्नल के साथ। इट चेंजेस ऑल इंफॉर्मेशन इनटू बाइनरी कोड एंड प्रोसेस इट वेरी फास्ट। यह सारी जानकारी को बाइनरी कोड में बदलकर बहुत तेजी से प्रोसेस करता है, यानी कि हमें रिजल्ट देता है। अगर आपको नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका हम अलग से वीडियो बना के अपलोड किए हैं, उसको जाके आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो लैपटॉप, स्मार्टफोन, डिजिटल कैलकुलेटर, एटीएम मशीन ये सभी हमारे डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कैलकुलेटर ये हमेशा आपको 0 और 1 के रूप में आउटपुट देता है। स्मार्ट वॉच इसमें भी हमें 0 और 1 के रूप में आउटपुट मिलता है। एटीएम मशीन इसमें भी हमें 0 और 1 के रूप में आउटपुट मिलता है। अब हम जानेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट वर्क विथ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल के साथ काम करता है। इट कंबाइंस द स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर विथ एक्यूरेसी ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। यह एनालॉग कंप्यूटर की गति और डिजिटल कंप्यूटर की सटीकता को मिलाता है। कहने का मतलब है ये जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है ना, ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर बनाया गया है। इसका यूज अधिकतर अस्पताल की मशीनें जो दिल की धड़कन और रक्तचाप मापती हैं, मौसम की भविष्यवाणी करने वाले सिस्टम में भी यूज होता है, उड़ान नियंत्रण प्रणाली में भी यूज किया जाता है। हॉस्पिटल में आप ऐसा ज़रूर देखे होंगे जो आपको डिजिट और वेव के रूप में दोनों रूप में दिखाता है, जैसे हार्ट रेट नापने के लिए, ब्लड प्रेशर नापने के लिए और आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन जानने के लिए या फिर टेम्परेचर मापने के लिए आप हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करते हैं, जिसमें आपको वेव और डिजिट दोनों के रूप में आउटपुट मिलता है। अब हम जानेंगे साइज के आधार पे कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू 5 मेन टाइप्स। कंप्यूटर को साइज के हिसाब से हमने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। वेरी लार्ज एंड पावरफुल यूज्ड फॉर कम्प्लेक्स कैलकुलेशन लाइक वेदर फोरकास्टिंग और स्पेस रिसर्च। बहुत बड़े और शक्तिशाली जिनका उपयोग जटिल गणनाओं जैसे मौसम पूर्वानुमान या अंतरिक्ष अनुसंधान में होता है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। ये बहुत बड़े और महंगे होते हैं और नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं बल्कि रिसर्च और साइंटिफिक वर्क के लिए बनाए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर का अधिकतर यूज वैज्ञानिक शोध यानी साइंटिफिक रिसर्च जैसे अंतरिक्ष, मौसम, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। मौसम पूर्वानुमान यानी कि वेदर फोरकास्टिंग में जैसे तूफान, बारिश, भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए। अंतरिक्ष अनुसंधान यानी स्पेस रिसर्च में जैसे रॉकेट, उपग्रह और ग्रहों को अध्ययन करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो परम और समिट ये हमारे सुपर कंप्यूटर हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सुपर कंप्यूटर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है और भारत का राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर परम 10000 है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ये अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम जानेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। बिग कंप्यूटर्स यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। बड़े कंप्यूटर जिनका उपयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा विशाल डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग वहाँ होता है जहाँ बहुत ज़्यादा डेटा और कई यूजर्स एक साथ काम करते हैं, जैसे बैंक्स ग्राहकों का खाता, लेन देन, एटीएम नेटवर्क संभालने के लिए किया जाता है। रेलवे, एयरलाइंस जैसे टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन सिस्टम के लिए किया जाता है। बड़ी कंपनियों में लाखों कर्मचारियों और ग्राहकों को डेटा संभालने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM सीरीज हमारा जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है।
मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ना, ये सर्वर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और इंटरनेट के माध्यम से हम सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इसका यूज बैंक्स, रेलवे, एयरलाइंस में किया जाता है, क्योंकि एक बैंक में बहुत सारे लोग एक ही साथ काम करते हैं। कोई पैसा निकाल रहा है, कोई पैसा जमा कर रहा है। ऐसे एयरलाइंस या रेलवे में होता है, कोई टिकट निकाल रहा है, कोई टिकट रिटर्न कर रहा है, तो बहुत सारे लोग एक साथ ही काम करते हैं, तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब हम जानेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। मीडियम साइज्ड यूज्ड बाय स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस फॉर टास्क लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट। मध्यम आकार के कंप्यूटर जो छोटे और मध्यम बिजनेस का डेटा संभालने के लिए काम आते हैं। इसका यूज स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए किया जाता है। हॉस्पिटल में मरीज का रिकॉर्ड और मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक शोध यानी साइंटिफिक रिसर्च, छोटे लेवल का रिसर्च और डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो PDP-11 वैक्स सीरीज, ये अधिकतर डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए होता है और छोटे मोटे रिसर्च के लिए होता है। अब हम जानेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। स्मॉल कंप्यूटर्स यूज्ड बाय इंडिविजुअल आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर PC। छोटे कंप्यूटर जिनका उपयोग व्यक्ति करते हैं, इन्हें पर्सनल कंप्यूटर यानी PC भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग एजुकेशन में, स्कूल, कोचिंग, पढ़ाई में, प्रैक्टिकल के लिए यूज किया जाता है। घर पर इंटरनेट वीडियो देखने, गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी किया जाता है। व्यापार में अकाउंटिंग, ऑफिस का काम, ईमेल, प्रेजेंटेशन के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो लैपटॉप और डेस्कटॉप, ये हमारे जो हैं माइक्रो कंप्यूटर हैं। अब हम जानेंगे वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बारे में। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर फॉर प्रोफेशनल वर्क लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग। तेज और ताकतवर कंप्यूटर जिनका उपयोग प्रोफेशनल काम जैसे डिजाइन, 3D मॉडल के लिए होता है। इसका यूज इंजीनियर डिजाइन और मॉडल बनाने के लिए करते हैं। डिजाइनर फोटो, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन के लिए करते हैं। प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर और गेम बनाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो HP जेड वर्क स्टेशन सीरीज, लेनोवो थिंक स्टेशन, एप्पल मैक प्रो, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन करना, 3D कैरेक्टर्स बनाना, इन सब के लिए आपको हाई परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर जनरेशन मीन द डिफरेंट स्टेप ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट ओवर टाइम। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ मतलब समय के साथ साथ कंप्यूटर का विकास। इन एवरी जनरेशन अ न्यू टेक्नोलॉजी कम विथ मेड कंप्यूटर्स स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड बेटर। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ मतलब समय के साथ साथ कंप्यूटर का विकास। हर पीढ़ी में नई टेक्नोलॉजी आई जिससे कंप्यूटर पहले से छोटे, तेज, सस्ते और अच्छे होते गए। आज जो हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है ना, ये 5 जनरेशन से होकर गुजरा है, तब जाके हमारे पास पहुंचा है। तो आइए इनको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। यह कंप्यूटर 1940 से 1950 तक था। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 एंड 1950 यूज्ड वैक्यूम ट्यूब फॉर प्रोसेसिंग। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से 1950 तक थे। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब्स वर कॉस्टली एंड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ इट। वैक्यूम ट्यूब महंगी होती थी और बहुत गर्मी पैदा करती थी। बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर वर वेरी एक्सपेंसिव एंड ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशन कुड अफोर्ड देम। इसलिए ये कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे, केवल बड़ी संस्थाएं ही इन्हें खरीद सकती थी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। साइज की बात करें तो कमरे जितना बड़ा था। स्पीड की बात करें तो स्पीड इसका बहुत स्लो था। लैंग्वेज की बात करें तो ये मशीन लैंग्वेज 0 और 1 को समझता था। एग्जाम्पल की बात करें तो एनिएक और यूनिवेक। प्रॉब्लम्स की बात करें तो बहुत गर्मी पैदा करते थे और बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करते थे। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये कंप्यूटर दिखाई देते थे, जो बहुत बड़े थे, कमरे जैसा आकार था इनका, और इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। अब हम जानेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में, जो 1950 से 1960 तक था। द सेकेंड जनरेशन 1950 टू 1960 यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर इफिशियंट। दूसरी पीढ़ी 1950 से 1960 तक थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लगाए गए, जिससे कंप्यूटर पहले से छोटे, तेज और अधिक प्रभावी हो गए। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह छोटे, तेज और भरोसेमंद बनाया गया। लैंग्वेज की बात करें तो ये भी असेंबली लैंग्वेज को समझता था। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 1401, IBM 1620, ये हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं ये फर्स्ट जनरेशन से कुछ थोड़ा साइज में छोटा हो गया था और इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज किए गए।
अब हम जानेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जो 1960 से 1970 तक था। द थर्ड जनरेशन 960 970 यूज्ड माइक्रोचिप्स टू इंटीग्रेटेड सर्किट मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर चीपर एंड मच फास्टर। तीसरी पीढ़ी 1960 से 1970 तक थी जिसमें माइक्रोचिप या इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ जिससे कंप्यूटर छोटे सस्ते और बहुत तेज हो गए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तक केवल वैज्ञानिक ही चला पाते थे, समझ पाते थे, ये आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं था। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का यूज किया गया। इसमें आप मल्टीटास्किंग कर सकते थे। लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, फोर्टन, कोबाल को ये समझता था। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 360 सीरीज ये हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो ये जो इमेज है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का है। ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से बहुत छोटा हो गया और इसमें आईसी का उपयोग किया गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तक केवल सिर्फ वैज्ञानिक ही समझ सकते थे और यूज कर सकते थे, ये आम लोगों के लिए नहीं था। अब बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जो 1970 से अभी तक चल रहा है। द फोर्थ जनरेशन फ्रॉम 1970 यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर विथ VLSI सर्किट containing about 5000 transistors enabling complex task and calculations। चौथी पीढ़ी 1970 से अभी भी चल रहा है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर और VLSI सर्किट का उपयोग हुआ जिनमें लगभग 5000 ट्रांजिस्टर थे जो जटिल कार्य और गणनाएं कर सकते थे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया। अ चिप एज द ब्रेन दिमाग की तरह काम करने वाली चिप लगाई गई। स्मॉल इनफ फॉर पर्सनल कंप्यूटर इन्हें पर्सनल कंप्यूटर जितना छोटा बनाया गया ताकि आम लोग भी इसका यूज कर सके। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM स्टोन, IBM PC ये हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो हमारे और आपके पास है और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करता है। द फिफ्थ जनरेशन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एंड लैंग्वेज लाइक पाइथन, R, C एंड जावा टू परफॉर्म वेरियस टास्क। पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और पाइथन, R, C, जावा जैसी भाषाओं का उपयोग किया गया। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग कैन थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमन इंसानों की तरह सोच और सीख सकते थे। एग्जाम्पल की बात करें तो AI, रोबोट, क्वांटम कंप्यूटिंग ये हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल्स है। AI का यूज हम मशीनें बनाने के लिए करते हैं जैसे रोबोट बनाने के लिए हम करते हैं ताकि वह इंसानों की तरह सोच और समझ सके, हमारे आपके जैसा काम कर सके। और यहाँ तक ही नहीं, आजकल AI का उपयोग कार को ऑटो पार्क और ऑटो ड्राइव करने के लिए भी किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी मशीनें बनाई गई हैं जो इंसानों की तरह सोच और समझ सकते हैं। ये हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो आपको कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स का नोट चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर दो पार्ट से मिलकर बना है, पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर। आइए इनको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है और कैसे करना है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एंड कंट्रोल्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह मुख्य सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है। याद रखने का आसान तरीका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के इंजन जैसे होते हैं। इंजन के बिना जैसे कार नहीं चलती वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चलता। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, मैक OS, लाइनक्स, एंड्रॉयड ये सब जो हैं हमारे ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। बिना इनके हमारा सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। जब भी हम फ़ोन या कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके का आइकन आपको दिखाई देता है। ये जो होता है ना इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, मैनेजिंग डेटा और एडिटिंग इमेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जिसका उपयोग विशेष कार्यों के लिए किया जाता है जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, डेटा मैनेज करना या इमेज एडिट करना।
एग्जाम्पल की बात करें तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, MS एक्सेल डेटा कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए करते हैं, VLC प्लेयर वीडियो चलाने के लिए, व्हाट्सअप मैसेज भेजने के लिए, क्रोम या फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउजर करने के लिए। ये जितने भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका हम यूज करते हैं यानी अपने कामों के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प मेंटेन मैनेज एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो कंप्यूटर की देखभाल प्रबंध और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है। It is mainly used for supporting tasks like cleaning storage, protecting from virus और managing files। इसका उपयोग मुख्य रूप से सपोर्टिंग कामों के लिए किया जाता है जैसे स्टोरेज साफ करना, वायरस से बचाना या फाइल मैनेज करने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो एंटीवायरस जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, डिस्क क्लीनअप बेकार फाइलें हटाकर जगह खाली करता है, WinRR या 7-zip फाइल कंप्रेस या एक्सट्रैक्ट करता है, बैकअप टूल्स डेटा का बैकअप बनाते हैं, फाइल मैनेजमेंट टूल्स फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करना। या आप यहाँ इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, WinRR, बैकअप टूल्स मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ये सभी जो हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। अब हम जानेंगे हार्डवेयर के बारे में। अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के सभी फिजिकल भागों के समूह को हार्डवेयर कहा जाता है। इजी ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं जो हम छू सकते हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, प्रिंटर, ये सब जो हैं हमारे हार्डवेयर्स हैं। अब हम जानेंगे कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर के बारे में, जैसे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, क्या होता है, कैसे काम करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, कैसे काम करता है, मदरबोर्ड क्या होता है, पावर सप्लाई यूनिट क्या होता है। आइए इनको हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। एन इनपुट डिवाइसेज इज समथिंग वी यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस वह चीज़ है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर को जानकारी देने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक ETC, ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं ये इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। हम इमेज के माध्यम से इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे कीबोर्ड से हम डेटा को इनपुट करते हैं, माउस से हम क्लिक करते हैं, स्कैनर से हम चीज़ों को स्कैन करते हैं, माइक्रोफोन से हम वॉइस को कैच करते हैं, वेबकैम से हम वीडियो को कैप्चर करते हैं, जॉयस्टिक से हम गेम खेलते हैं। ये जितने भी डिवाइसेस हैं ना ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। अब हम जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। एन आउटपुट डिवाइसेस इज समथिंग दैट शोज द रिजल्ट ऑफ व्हाट द कंप्यूटर डज। आउटपुट डिवाइसेस वह है जो कंप्यूटर का परिणाम हमें दिखाता या सुनाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर ETC। ये सभी जितने भी एग्जांपल्स हैं ना ये आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं जैसे मॉनिटर हमें स्क्रीन दिखाता है, प्रिंटर हमें डिजिटल टेक्स्ट को या डिजिटल चीज़ों को कॉपी पे प्रिंट करके देता है, स्पीकर से हम साउंड सुनते हैं और हेडफोन से भी हम साउंड सुनते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से हम चीज़ों को देखते हैं, बड़े से स्क्रीन में पर्दा लगा के जो देखते हैं उसे हम प्रोजेक्टर के माध्यम से देखते हैं। नेक्स्ट है CPU, स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज, प्रोसेस डेटा एंड गिव्स आउटपुट। इसे कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन कहा जाता है क्योंकि यह सारे काम को कंट्रोल करता है और डेटा को प्रोसेस करता है और हमें परिणाम देता है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं CPU कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ CPU के। तो CPU के 3 भाग होते हैं। पहला है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका काम होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग और लॉजिकल कामों को करना। दूसरा है CU यानी कंट्रोल यूनिट, ये सारे डिवाइसेस और प्रोसेस को कंट्रोल करता है, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट डिवाइसेस हो, सबको ये कंट्रोल करता है। जैसे टीचर क्लास कंट्रोल करता है वैसे CU सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। तीसरा है मेमोरी यूनिट, काम करते समय डेटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है और इसे हम टेम्परेरी स्टोरेज भी कहते हैं। अब हम जानेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी यूज टू स्टोर डेटा सच एज फाइल्स, फोटोज, प्रोग्राम्स, म्यूजिक एंड मूवीज इन अ कंप्यूटर परमानेंटली और टेम्परेरली। स्टोरेज डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में डेटा जैसे फाइलें, फ़ोटो, प्रोग्राम, संगीत और फिल्मों को अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। बात करें टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस की, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस को मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटा जाता है। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी।
तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी है जो सीधा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ी रहती है और कंप्यूटर को काम करने के लिए तुरंत डेटा या प्रोग्राम को उपलब्ध कराती है। बात करें टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी के, तो प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। पहला है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। बिजली जाने पर डेटा मिट जाता है। प्रोग्राम्स और डेटा काम करने के समय रैम में लोड होते हैं। उसके बाद डेटा जैसे ही आप सिस्टम बंद करेंगे डेटा इरेज हो जाता है। रैम जो होता है ना, ये जब तक हम कंप्यूटर को चलाते हैं, यूज करते हैं, तब तक हमारे रैम में लोड रहता है। जैसे ही हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, जो भी एप्लीकेशन या फाइल हम ओपन किए रहते हैं वो फाइल बंद हो जाती है, यानी उसमें जो भी डेटा रहता है वो डिलीट हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे मेमोरी के, जिसका नाम है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी परमानेंट मेमोरी होता है, इसमें डेटा हमेशा रहता है। इसमें सिस्टम की महत्वपूर्ण जानकारी रहती है, जैसे बायोस। ये जो मेमोरी होती है परमानेंट स्टोरेज होता है, चाहे आपका कंप्यूटर चले या बंद हो जाए, लेकिन जो डेटा इसमें लोड है वो डेटा इरेज नहीं होगा। तो इसमें ये प्रोग्राम किया जाता है इस मेमोरी में कि जब ये वाला बटन दबाया जाएगा पावर का, तब कंप्यूटर को ऑन करना है। जैसे ही पावर का बटन दोबारा दबाया जाएगा तो कंप्यूटर को बंद कर देना है। क्योंकि इसमें रोम लगाया गया है, ये परमानेंट मेमोरी लगाया गया। ये लाइट कट जाएगी, लाइट आएगी, सिस्टम चले या बंद हो जाए, फिर भी ये डेटा नहीं भूलता है इसे क्या करना है और कैसे करना है। अब बात करें फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना, बहुत फास्ट होती है, कैपेसिटी इसकी बहुत कम होती है और महंगी यानी एक्सपेंसिव होती है। सीपीयू इसे सीधा इस्तेमाल करता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसे इस्तेमाल करता है। अब जानेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी है जिसमें डेटा और प्रोग्राम को लंबे समय तक यानी परमानेंट सुरक्षित रखा जाता है। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी, ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी या डीवीडी। ये जो स्टोरेज है ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज हैं, डेटा को परमानेंट रूप से सेव करता है। बात करते हैं पोर्टेबल स्टोरेज की, तो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये जो हैं ये पोर्टेबल स्टोरेज हैं। ये भी डेटा स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये डेटा को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मदद करते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज के बारे में, जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। ये इंटरनेट पे डेटा को सेव और एक्सेस करने के लिए होते हैं। अब हम जानेंगे मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। मदरबोर्ड कंप्यूटर का वह मुख्य सर्किट बोर्ड है जो सभी आंतरिक यानी इंटरनल और बाहरी यानी कि एक्सटर्नल कंपोनेंट को आपस में जोड़ता है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं ये मदरबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो हमारे कैबिनेट के अंदर लगाया जाता है। बात करें फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड की, तो सभी मुख्य हार्डवेयर को ये जोड़ता है। प्रोवाइड स्लॉट्स, ये हमें स्लॉट्स प्रोवाइड कराता है, जैसे ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड जैसे डिवाइसेस लगाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट पावर, ये पावर सप्लाई से आई बिजली को सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। डिस्ट्रीब्यूट्स पावर, पावर सप्लाई से आई बिजली को सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। प्रोवाइड्स पोर्ट्स, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर जैसे एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें पोर्ट्स प्रोवाइड करता है। अब हम जानेंगे पावर सप्लाई यूनिट के बारे में। A switched mode power supply (SMPS) is an electronic device that converts the high voltage alternating current AC from main power into lower voltage direct current DC output। SMPS एक ऐसा डिवाइस है जो बिजली AC को कंप्यूटर के लिए सही और कम वोल्टेज यानी DC में बदल कर देता है। SMPS जो होता है ये हाई वोल्टेज लेता है और लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। अब हम जानेंगे बूटिंग के बारे में। बूटिंग अ कंप्यूटर इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को चालू यानी स्टार्ट या रीसेट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो प्रकार का होता है, पहला है कोल्ड बूटिंग और दूसरा है वार्म बूटिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोल्ड बूटिंग के बारे में। जब हम कंप्यूटर को पहली बार पावर ऑन करते हैं यानी स्विच ऑन करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। एग्जांपल, जैसे कंप्यूटर बंद था, आपने पावर बटन दबाया और कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, ये हमारा कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। दूसरा है वार्म बूटिंग, जब हमारा कंप्यूटर पहले से ऑन हो और उसे हम रीस्टार्ट करते हैं तो इसे वार्म बूटिंग कहते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से बंद नहीं होता है और फिर से स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर चल रहा था, आपने रीस्टार्ट किया, कंप्यूटर फिर से चालू हो गया, इसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। अब हम जानेंगे वायरस के बारे में। अ कंप्यूटर वायरस इज अ हार्मफुल प्रोग्राम दैट स्प्रेड अक्रॉस कंप्यूटर एंड केस डैमेज टू डेटा एंड सॉफ्टवेयर, मोस्टली वायरस कमिंग थ्रू द इंटरनेट एंड डेटा शेयरिंग।
कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है। यह डेटा को खराब कर सकता है, फाइलें डिलीट कर सकता है, सिस्टम को धीमा कर सकता है और वायरस ज़्यादातर इंटरनेट, ईमेल, अटैचमेंट, पेन ड्राइव और अन्य डेटा शेयरिंग के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में आते हैं। सम फेमस कंप्यूटर वायरस के बारे में बात करेंगे, जैसे लव बल्क। ये जो वायरस है ना, ये ईमेल अटैचमेंट के जरिए फैला, जिसने लाखों कंप्यूटर को संक्रमित किया। दूसरा है कोड रेड। वेबसाइट सर्वर को निशाना बनाता था और वेबसाइट के कंटेंट बदल देता था। तीसरा है टॉर्जन हॉर्सेस। अच्छा सॉफ्टवेयर बनकर धोखा देता था लेकिन अंदर से नुकसान करता था। नेक्स्ट है ब्लास्टर विंडोज। सिस्टम पर हमला करके उसे बार बार रिस्टार्ट कर देता था। नेक्स्ट है वरना कराई। ये खतरनाक रैनसमवेयर है जिसने फाइलों को लॉक कर दिया और लोगों से डेटा को खोलने के लिए पैसे मांगते थे। नेक्स्ट है वार्म्स। खुद ब खुद नेटवर्क में फैल कर डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाते थे। नेक्स्ट है एडवेयर। अनचाहे विज्ञापन दिखाते थे, एडवर्टीजमेंट दिखाते थे और सिस्टम को धीमा करते थे। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। गुप्त रूप से आपकी जानकारी चुराते थे। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगर। तेजी से फैलने वाला वार्म जिसने लाखों कंप्यूटर को संक्रमित कर दिया था। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इनके लोगो दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीवायरस के। तो एन एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिमूव कंप्यूटर वायरस एंड अदर टाइप्स ऑफ मालवेयर। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका काम होता है कंप्यूटर से वायरस और अन्य हानिकारक प्रोग्राम जैसे मालवेयर को पहचानना, डिटेक्ट करना और हटाने यानी कि रिमूव करना होता है। यह कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है और डेटा को नुकसान होने से बचाता है। जैसे आप बीमार होते हैं, तो जब हम बीमार होते हैं तो हम मेडिसिन लेते हैं, दवा लेते हैं, तो वो जो दवा होता है वो हमारे लिए एंटीवायरस होता है। और इसी तरीके से कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है तो हम कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए, वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस का यूज करते हैं। बात करते हैं सम फेमस कंप्यूटर एंटीवायरस के, जैसे नॉर्टन एंटीवायरस हो गया, इंटरनेट और वायरस से हमें बचाता है। मैकफी हो गया, वायरस और ऑनलाइन खतरे से हमें रोकता है। जैसे अवस्था एंटीवायरस हो गया, वायरस और ट्रोजन हटाता है। एवेजी एंटीवायरस है, वायरस और ख़राब वेबसाइट से हमें बचाता है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, विंडोज़ को सुरक्षित रखता है। पांडा एंटीवायरस है जो क्लाउड से सुरक्षा देता है। नेक्स्ट है बिट डिफेंडर एंटीवायरस, रैनसमवेयर और बड़े खतरे को रोकता है। अवीरा एंटीवायरस वायरस और एडवेयर से हमें बचाता है। जी डेटा जल्दी वायरस पकड़ता है और उसे रिमूव करता है। ये हमारे सम फेमस कंप्यूटर एंटीवायरसेस हैं। इमेज के माध्यम से आप इनके लोगो भी देख सकते हैं। अब हम जानेंगे प्रिंटर के बारे में। अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू द पेपर। प्रिंटर एक उपकरण है जो कंप्यूटर से टेक्स्ट या चित्र लेता है और उन्हें कागज पर छापकर हमें देता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हम सबसे पहले जानेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। It is sound full type printer, an impact printer like typewriter where the printer head physical hits the ink ribbon to print character on the paper। यह एक आवाज़ वाला प्रिंटर होता है जो टाइपराइटर की तरह काम करता है। इसे प्रिंटर हेड स्याही की रिबन पर जोर से मारता है और अक्षर कागज पर छप जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बाल प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक, डिजीवेल प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स, ड्रम प्रिंटर्स एंड चैन प्रिंटर etc। ये सभी जितने भी एग्जांपल्स हैं ना, इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं। अब हम जानेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इट इज साउंड ऑफ टाइप प्रिंटर, अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लाइक मैजिक पेन दैट प्रिंट्स करेक्टर विदाउट टचिंग द पेपर। यह एक बिना आवाज़ वाला प्रिंटर होता है। यह जादुई पेन की तरह होता है जो कागज़ को बिना छुए अक्षर को, चित्र को छाप के हमें दे देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो लेजर प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स एंड थर्मल प्रिंटर etc। अब हम जानेंगे मॉनिटर के बारे में। अ कंप्यूटर मॉनिटर इज अ पीसेस ऑफ हार्डवेयर दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर सच एज इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो एंड ग्राफिक्स। मॉनिटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर है जो कंप्यूटर से आने वाली जानकारी जैसे चित्र, टेक्स्ट, वीडियो और ग्राफिक्स को स्क्रीन पर दिखाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स की। तो मॉनिटर 5 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोक्रोम मॉनिटर्स, इसमें सिर्फ 2 रंग सफ़ेद और काला दिखाई देता है। दूसरा है LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कम बिजली खर्च करता है और हमें साफ स्क्रीन दिखाई देता है। तीसरा है LED मॉनिटर, लाइट इमेटिंग डायोड, LCD से अच्छा होता है, उससे पतला और पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। चौथा है OLED मॉनिटर, ऑर्गेनिक लाइट इमेटिंग डायोड,
बहुत पतला होता है और बहुत हल्का होता है। क्वालिटी की बात करें तो हाई क्वालिटी पिक्चर और हमें वीडियोज दिखाता है। पांचवा है CTR मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, पुराना भारी और बड़ा मॉनिटर जो पहले इस्तेमाल होता था। अब हम जानेंगे पोर्ट के बारे में। अ कनेक्शन पॉइंट एनी डिवाइस इन योर कंप्यूटर विच कॉल्ड बी पोर्ट। किसी कंप्यूटर में किसी डिवाइस को जोड़ने का कनेक्शन पॉइंट जिसे हम पोर्ट कहते हैं। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पोर्ट के नाम और पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे PS2 पोर्ट हो गया, या USB पोर्ट हो गया, पावर साटा पोर्ट हो गया, लैन पोर्ट हो गया, VGA पोर्ट हो गया, HDMI पोर्ट हो गया। ये हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे पोर्ट दिए हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट और उनके काम का, तो PS2 पोर्ट कीबोर्ड को जोड़ने के लिए होता है। PS2 पोर्ट माउस को जोड़ने के लिए होता है। USB पोर्ट अलग अलग डिवाइस जैसे पेन ड्राइव, प्रिंटर, कैमरा जोड़ने के लिए होता है। सीरियल पोर्ट यानी डायल अप मॉडेम इंटरनेट या पुराने डिवाइसेस कनेक्शन के लिए होता है। VGA पोर्ट मॉनिटर यानी कंप्यूटर को मॉनिटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। स्पीकर पोर्ट स्पीकर या हेडफोन लगाने के लिए किया जाता है। लाइन इन बाहरी ऑडियो इनपुट जैसे म्यूजिक प्लेयर के लिए होता है। माइक्रोफोन पोर्ट माइक्रोफोन लगाने के लिए होता है। LPT1 पोर्ट प्रिंटर को जोड़ने के लिए होता है। नेक्स्ट है गेम पोर्ट जॉयस्टिक या गेम कंट्रोलर के लिए किया जाता है। हम जानेंगे मॉडेम के बारे में। मेडुलेटर डिमुलेटर इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस फॉर इंटरनेट। दिस इज यूज्ड कन्वर्ट अ सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है। यह सिग्नल को कंप्यूटर के लिए समझ आने वाले डिजिटल और लाइन के लिए एनालॉग में बदलता है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसे हम राउटर या ब्रॉड बैंड कहते हैं। मॉडेम के एग्जांपल्स और उनके काम के बारे में बात करें तो डायलअप मॉडेम जो जूम ऐप होता है वो फ़ोन लाइन से इंटरनेट चलाने के लिए होता है। केबल मॉडेम केबल टीवी लाइन से इंटरनेट पाने के लिए होता है। फाइबर ऑप्टिक मॉडेम फाइबर ऑप्टिक लाइन से तेज़ इंटरनेट के लिए होता है। USB मॉडेम मोबाइल ब्रॉडबैंड से इंटरनेट चलाने के लिए होता है। वायरलेस मॉडेम यानी कि वाईफाई बिना तार के इंटरनेट पाने के लिए होता है। मोबाइल मॉडेम 3G 4G 5G मोबाइल नेटवर्क से इंटरनेट के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे मल्टीमीडिया के बारे में। अ मेड ऑफ कम्युनिकेशन विच इज कॉल्ड बी मल्टीमीडिया। इन मल्टीमीडिया इंक्लूडेड टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया। संचार का ऐसा माध्यम जिसे मल्टीमीडिया कहते हैं, इसमें टेक्स्ट, तस्वीर, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स आदि शामिल होते हैं। मल्टीमीडिया एग्जांपल्स की बात करें, जैसे वेबसाइट जानकारी देखने के लिए हम वेबसाइट का यूज करते हैं। वीडियो गेम्स खेल और मनोरंजन के लिए करते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज सीखने के लिए करते हैं। प्रेजेंटेशन जानकारी या आइडिया दिखाने के लिए करते हैं। एडवर्टाइजिंग सामान या सेवा के बारे में बताने के लिए हम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं। अब हम लोग फंडामेंटल को कंप्लीट कर लिए हैं। अब कंप्लीट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज OS। OS क्या होता है? सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। विदाउट इट अ कंप्यूटर कांट रन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे हिस्सों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने संभालने का काम करता है। हार्डवेयर वे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, क्रोम, MS ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्राइव। ये सब क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, बिना OS का कंप्यूटर हमारा चलेगा ही नहीं। जैसे हमें और आपको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर को चलने के लिए OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। Think of it as the boss that makes sure everything runs smoothly. It handles things like running applications, managing files, and connecting to devices like printers. इसे ऐसे समझो जैसे कंप्यूटर का बॉस हो जो सब कुछ सही से चलाता है। यह ऐप चलाने, फाइल संभालने और प्रिंटर जैसी चीज़ों को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए मदद करता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे विंडोज़, मैक OS, लाइनक्स, एंड्रॉयड, iOS ETC। ये सभी अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं। जैसे विंडोज़, लाइनक्स ये लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। ऐसे ही एप्पल के जो कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं उसमें मैक OS यूज किया जाता है। जो फ़ोन होते हैं, जो एंड्रॉयड सेट होते हैं, उसमें एंड्रॉयड OS का यूज किया जाता है। ऐसे आईफोन के लिए iOS होता है। तो ये सब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलग अलग डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं। अब हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य काम के बारे में, यानी कि फंक्शन ऑफ OS के बारे में। सबसे पहला है शेड्यूलिंग मैनेजमेंट।
कौन सा काम पहले होगा और कौन सा काम बाद में होगा, यह तय करना ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर की रैम को सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये भी ओएस का काम होता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। सीपीयू से अलग अलग काम करवाना और उसका सही उपयोग करना, ये भी ओएस का काम होता है। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जैसे डिवाइस को कंट्रोल करना, ये भी ओएस का काम होता है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल को सेव करना, ओपन करना और व्यवस्थित करना, ये भी ओएस का काम होता है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग मैनेजमेंट। इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़े काम संभालना, ये भी ओएस का काम होता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। पासवर्ड, एंटीवायरस और सुरक्षा से जुड़े काम काज को देखना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य काम हैं। ओएस काम कैसे करता है, इसे हम डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। जैसे यूजर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। यूजर यानी हम जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन जैसे एमएस वर्ड, क्रोम, गेम्स, व्हाट्सएप इत्यादि, ये सब एप्लीकेशंस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस, यह बीच में रहकर ऐप्स और हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन बनाता है। हार्डवेयर क्या होता है? असली मशीन वाले हिस्से जैसे सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इत्यादि, ये सब हार्डवेयर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम आप अगर कंप्यूटर के यूज करते हैं तो हम यूजर्स कहलाएंगे। जिस भी एप्लीकेशन पे हम वर्क करते हैं जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसे एप्लीकेशन बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में रहकर कनेक्शन बनाता है, ताकि हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अच्छे से चल सके। अब हम जानेंगे ओएस के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ओएस के बारे में। पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड फॉर अ सिंगल यूजर टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, इट अलाउ ओनली वन यूजर टू वर्क एट अ टाइम। यह एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक समय पे सिर्फ एक यूजर को काम करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब यह है एक समय में सिर्फ एक ही यूजर काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे डॉस या पुराने विंडोज, जो एक समय पे सिर्फ एक यूजर को काम करने की अनुमति देते थे। नेक्स्ट है मल्टी यूजर्स। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड फॉर मल्टी यूजर्स टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, इट अलाउज मल्टी यूजर टू वर्क एट अ टाइम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि कई लोग एक ही समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सके। यह सभी यूजर्स को बिना रुकावट एक साथ काम करने की सुविधा देता है। कहने का मतलब यह है जो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक ही टाइम पे एक ही साथ कई यूजर्स काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, इन सब में कई यूजर्स एक समय पे अलग अलग काम कर सकते हैं। अब हम जानेंगे अलग अलग ओएस यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस के बारे में। जैसे डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 3.0 या 3.1, विंडोज 95, 98, विंडोज 2000 या एमएफ, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, लाइनक्स, यूनिक्स, वेस्टा, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज एनटी, अबंतु इत्यादि, ये सब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ओएस हैं यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब हम जानेंगे डेस्कटॉप के बारे में। अ बैकग्राउंड एरिया ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप। स्क्रीन का बैकग्राउंड एरिया डेस्कटॉप कहलाता है। कहने का मतलब ये जितना भी स्क्रीन यहाँ पे बड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ये पूरे को डेस्कटॉप बोलते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल बैच सिस्टम, सरल बैच सिस्टम। यह ओएस एक साथ कई जॉब्स यानी काम को जमा करके एक एक करके प्रोसेस करता है। ये यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसमें एक साथ कई प्रोग्राम्स मेमोरी में रहते हैं और सीपीयू हमेशा बिजी रहता है, सीपीयू आइडल नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे विंडोज, लाइनक्स का बेसिक सिस्टम। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। इसमें कई सीपीयू एक साथ काम करते हैं, इसलिए टास्क जल्दी और एफिशिएंटली कंप्लीट होता है। कहने का मतलब है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो होता है इसमें कई सीपीयू लगे होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, इसलिए टास्क जल्दी हो जाता है और एफिशिएंटली कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हाई एंड सर्वर्स, ये हाई एंड सर्वर्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप सिस्टम। यह पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए ओएस है जिसमें जीयूआई यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, जिससे यूजर आसानी से काम कर सके। एग्जाम्पल की बात करें जैसे विंडोज, मैक ओएस, इसमें जीयूआई का ऑप्शन होता है जिससे यूजर आसानी से काम कर सके। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। छोटे और सस्ते कंप्यूटर के लिए सिंपल ओएस
एग्जाम्पल की बात करें होम पीसी या ऑफिस पीसी, इसमें माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। कई कंप्यूटर्स नेटवर्क से जुड़े होते हैं और आपस में ये रिसोर्सेज शेयर करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल सर्वर नेटवर्क, जो अपने रिसोर्सेज को शेयर करते रहते हैं। नेक्स्ट है एम्बेडेड सिस्टम। किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए स्पेशली डिजाइन ओएस, यानी कहने का मतलब ये किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए ये स्पेशल डिजाइन किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे वॉशिंग मशीन, इसके लिए हम अलग सा ओएस बनाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। माइक्रोवेव, इसके लिए हम अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। जो ट्रैफिक्स पे लाइट्स लगती हैं, आप देखते हैं जो ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल देता है, उसमें भी हम एम्बेड सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रियल टाइम सिस्टम, यानी कि यह ओएस तुरंत रिस्पॉन्स देता है और टाइम क्रिटिकल काम हैंडल करता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे एयरप्लेन कंट्रोल सिस्टम, मेडिकल मशीनें, ये सब क्या होता है, इसमें रियल टाइम सिस्टम का यूज किया जाता है। अब हम जानेंगे कंपाइलर के बारे में। अ कंपाइलर इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्सेस कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर इज एट अ टाइम ऑल प्रोग्राम कन्वर्ट इन अ मशीन कोड। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में एक ही बार में बदल देता है। नेक्स्ट है इंटरप्रीटर। अब हम जानेंगे इंटरप्रीटर के बारे में। एन इंटरप्रीटर ट्रांसलेट कोड retake high level programming language into machine code line by line as the code runs। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो कोड को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में बदलता है और तुरंत रन करता है। ये कंपाइलर के जैसा नहीं होता कि पूरा कोड को एक बार लेता है उसके बाद रन करता है। ये लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता रहता है, साथ कोड चलते ही उसका परिणाम हमें दिखाई देता है। अब हम सम इम्पॉर्टेंट आइकन्स एंड सेटिंग के बारे में जानेंगे, जैसे माई कंप्यूटर के बारे में, माई कंप्यूटर क्या होता है, रिसाइकल बिन के बारे में, नेटवर्क प्लेस के बारे में, फोल्डर के बारे में, कंट्रोल पैनल के बारे में और टास्क बार के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे माई कंप्यूटर के बारे में। दिस ऑप्शन इज स्टोर्ड ऑल द कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक डिस्क पार्टीशन, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन एंड अदर एक्टिविटीज स्टोर इन दिस पोजीशन इज कॉल्ड माई कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर से जुड़ी सारी जानकारी रहती हैं, जैसे ड्राइव, सॉफ्टवेयर, डिस्क पार्टीशन, सॉफ्टवेयर की जानकारी और अन्य गतिविधियां भी माई कंप्यूटर में पाई जाती हैं। दिस पीसी में क्या क्या दिखता है, डिवाइसेस एंड ड्राइव्स, यानी आपके कंप्यूटर के सभी स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे लोकल डिस्क सी, विंडोज और सिस्टम फाइल्स, लोकल डिस्क डी या ई, पर्सनल डेटा, यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सभी आपके दिस पीसी में यानी कि माई कंप्यूटर में दिखाई देते हैं। दिस पीसी में जाके आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं, यानी उसका नाम बदल सकते हैं, उस फाइल या फोल्डर को आप डिलीट कर सकते हैं और अपने ड्राइव को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं दिस पीसी, यानी कि माई कंप्यूटर कहा जाता है। अब जैसे इसे हम ओपन करेंगे, यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ओपन करें आपको यहाँ पे 2 ड्राइव्स दिखाई दे रहा है, एक सी ड्राइव है, दूसरा डी ड्राइव है। सी ड्राइव जो होता है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यानी कि ओएस, बिना ओएस के हमारा कंप्यूटर चल नहीं सकता। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस इंस्टॉल होते हैं हमारे सी ड्राइव में। और जो डी ड्राइव या ई ड्राइव्स होते हैं उसमें हम डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोज को रखते हैं, यानी स्टोर करके रखते हैं। और भी यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे होम दिखाई दे रहा है। अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होम पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंटली या क्विक एक्सेस के बारे में दिखाई देगा। रिसेंट में आप क्या क्या यूज किए हैं, कौन कौन सी फाइल या फोल्डर को ओपन किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगा। गैलरी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गैलरी दिखाई देगा, यानी कि कौन कौन सी फोटोज हैं। और डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको डेस्कटॉप पे जितने भी फाइल्स फोल्डर रखे हैं वो सारी चीज़ें दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी पीडीएफ, डॉक टाइप या फोटोज हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में फोटोज यानी इमेजेस रखे होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी अभी तक आप डॉक्यूमेंट्स, फाइल, वीडियो जो भी डाउनलोड किया सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे कुछ फोल्डर्स भी दिखाई दे रहे हैं, इन सब पे क्लिक करके इनका नाम बदल सकते हो, इनको ओपन कर सकते हो डायरेक्ट। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब हम जानेंगे दिस पीसी पर राइट क्लिक करने पर क्या क्या आता है। राइट क्लिक करने पे प्रॉपर्टीज, यहाँ से आप रैम, प्रोसेसर, विंडोज वर्जन आदि देख सकते हैं। ओपन ऑप्शन का यूज हम ड्राइव या फोल्डर को खोलने के लिए करते हैं। मैनेज ऑप्शन का यूज हम डिस्क, डिवाइस
यूजर्स टूल्स को मैनेज करने के लिए करते हैं। प्रॉपर्टीज में सिस्टम इंफॉर्मेशन देखने के लिए करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज का यूज हम सिस्टम इंफॉर्मेशन देखने के लिए करते हैं। मैप नेटवर्क ड्राइव में नेटवर्क ड्राइव कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि नेटवर्क से रिलेटेड जो भी ड्राइव्स होते हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए हम मैप नेटवर्क का यूज करते हैं। आपको एक बोनस टिप्स भी दे दूं, एकदम आसान एग्जाम्पल। मान लो आपके पास पेन ड्राइव है, जैसे ही आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाते हैं, यह दिस पीसी में यूएसबी ड्राइव ई कॉलम के नाम से दिखाई देगी, यानी कि दिख जाएगी आपको। आप उसमें से फोटो, वीडियो, म्यूजिक कुछ भी खोल सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या अपने पीसी में पेस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, दिस पीसी में अगर आप कोई भी पेन ड्राइव लगाते हैं, उस पेन ड्राइव में जो भी फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबको कॉपी करके आप अपने कंप्यूटर में पेस्ट करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे। एक बार आप लेफ्ट बटन माउस से क्लिक करिएगा, दूसरी बार राइट क्लिक करिएगा। अब जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा रीनेम को। आप इस फाइल या आइकन का नाम बदल सकते हैं, जहाँ दिस पीसी है वहाँ कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा दिस पीसी ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे मैप नेटवर्क ड्राइव दिखाई दे रहा है, और भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा दिस पीसी से रिलेटेड पूरा प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे स्टोरेज कितना है, और यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड कितना लगा है, इंस्टॉल्ड रैम कितना है, प्रोसेसर कौन सा, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाई देगा। अब हम रिसाइकल बिन के बारे में जानेंगे। दिस ऑप्शन इज स्टोर्ड ऑल डिलीटेड फाइल इन योर लोकल हार्ड डिस्क। रिसाइकल बिन कैन नॉट स्टोर एनी नेटवर्क एंड फ्लैश मेमोरी डिलीटेड फाइल्स। यह ऑप्शन आपके लोकल हार्ड डिस्क से डिलीट की गई सभी फाइलों को स्टोर करता है। यह नेटवर्क या फ्लैश मेमोरी से डिलीट की गई फाइलों को स्टोर नहीं करता है। रिसाइकल बिन विंडोज का एक ऐसा फोल्डर है जहां डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स अस्थायी यानी कि टेम्परेरली रूप से रखे जाते हैं, ताकि अगर गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाए तो उसे वापस रिस्टोर किया जा सके। अगर हम अपने लोकल डिस्क से कोई भी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह परमानेंटली डायरेक्ट डिलीट नहीं होता है, वो डिलीट होके जाके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। अगर आप मान लो गलती से कोई फाइल डिलीट किए हैं तो आप वहाँ से रीस्टोर करके फिर से उसे वापस ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिसाइकल बिन में फाइल्स कैसे जाती हैं, यानी कि जो हम फाइल्स या फोल्डर को डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में कैसे जाती है। जब आप कोई फाइल डिलीट बटन से हटाते हैं यानी कि डिलीट करते हैं, वह रिसाइकल बिन में चली जाती है। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं, फाइल सीधा यानी कि परमानेंटली डिलीट हो जाती है और यह रिसाइकल बिन में नहीं जाती। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हम कोई भी फाइल या फोल्डर को डिलीट बटन से डिलीट करते हैं तो वह सीधा रिसाइकल बिन में जाएगी। अगर हमें उसे परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाना है। उसके बाद आपका जो भी फाइल फोल्डर्स डॉक्यूमेंट्स होगा वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कैसे रिसाइकल बिन में जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ये जो फाइल दिखाई दे रहा है OSMCQ, इसे हमें डिलीट करना है। तो एक बार हम माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिलीट का, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो एक बार, उसके बाद डिलीट बटन दबा दो। जैसे ही डिलीट बटन दबाओगे तो ये इमेज हमारा यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम रिसाइकल बिन में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी फाइल्स फोल्डर्स डिलीट की गई हैं सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी हमने जो डिलीट किया था वो OSMCQ के नाम से हमारा इमेज था। अगर हमें इसे फिर से लाना है अपने कंप्यूटर में, एक बार इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा फाइल डिलीट हुआ था वो फिर से हमारे कंप्यूटर में रिटर्न आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए दोबारा फिर से रिटर्न आ गया। अगर हम चाहते हैं इसे हम परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि ये एकदम से डिलीट हो जाए, रिसाइकल बिन में ना जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे एक मैसेज भी दिखाई दे रहा है डिलीट फाइल, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। क्या आप श्योर हो कि इस फाइल को आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हो? अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर दीजिएगा यस, तो ये फाइल डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, ये आपके रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम रिसाइकल बिन को फिर से ओपन करके आपको दिखा दे, क्योंकि अभी जो हम फाइल डिलीट किए थे वो WWC कॉलेज के नाम से था। देख सकते हैं यहाँ पे वो फाइल नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो गया है।
अब हम जानेंगे नेटवर्क प्लेस के बारे में। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइकन फॉर नेटवर्किंग ऑल द नेटवर्क सेक्शन इज सपोर्ट इन दिस ऑप्शन। इसमें नेटवर्क से जुड़ी सारी जानकारी और सेटिंग होती हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये नेटवर्क सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इस पे जाके अपने इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे फोल्डर के बारे में। इट इज अ सिमिलर अ डायरेक्टर इन अ फोल्डर स्टोर मेनी फाइल्स एंड फोल्डर्स। फोल्डर कंप्यूटर में एक ऐसी जगह यानी कि कंटेनर होता है जहां हम अपनी फाइल्स को व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखते हैं। आसान भाषा में कहें तो फोल्डर डिजिटल झोला यानी कि बैग होता है, यानी कि डिजिटल कैबिनेट होता है, जहां आप अपनी सारी फाइल्स जैसे फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सॉन्ग्स आदि रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। तो माउस से यहाँ खाली जगह पे कहीं पे भी राइट क्लिक करिएगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू का। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ बगल में आप देख सकते हैं फ़ोल्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं न्यू फ़ोल्डर बन के आ चुका है। अब मान लीजिए इसमें हमें कोई भी फ़ाइल रखना है, कोई भी फ़ोटो रखना है, तो हम इस फ़ोल्डर में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे OSMCQ दिखाई दे रही एक फ़ाइल है, इस फ़ाइल को हमें इसमें ला के रखना है। तो इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे लेफ़्ट बटन से, उसके बाद हम इसको होल्ड रखेंगे माउस बटन, उसके बाद यहाँ से ड्रैग करके लाएँगे, इसके ऊपर छोड़ देंगे। तो ये जो यहाँ हमारा फ़ाइल दिखाई दे रहा था, अब इसके अंदर आ गया है। अब इसको ओपन करके आप देख सकते हैं, ये देखिए इसके अंदर आ चुका है। ये जो फ़ोल्डर हमने बनाया इसे क्या बोलते हैं? एक तरीके से इसे हम डिजिटल बैग भी बोलते हैं, यानी कि हम एक कंटेनर में जितने फाइल्स, वीडियोज़, फ़ोटोज़ रखना चाहते हैं रख सकते हैं और इसके अंदर भी हम कई सारी फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमें कोई फ़ोल्डर बनाना है, तो पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू का, और फिर फ़ोल्डर पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू फ़ोल्डर बन के आ गया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर ना दें, इसके जगह कोई और नाम लिखना चाहते हैं, तो इस पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको रीनेम का। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया TRT। या फिर आप राइट क्लिक ना करना चाहते हैं तो एक शॉर्ट की होता है फंक्शन की, यानी कि F2। जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रीनेम आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये ऑप्शन आ गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हम माउस से राइट क्लिक करके फिर न्यू पे जाके यहाँ पे फ़ोल्डर बनाते हैं, हमें ऐसा नहीं बनाना, हमें शॉर्ट की के माध्यम से बनाना है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे तो हमारा एक नया फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक और फ़ोल्डर बन के आ गया। इसी के साथ-साथ मैं आपको यहाँ पे जो फ़ोल्डर है इसका आइकन भी बदलना बता देता हूँ। मान लीजिए इस फ़ोल्डर का हमें आइकन बदलना है, तो हम फ़ोल्डर पे एक बार माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, फिर राइट बटन से क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको प्रॉपर्टीज़ का। इस प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर प्रॉपर्टीज़ के नाम से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लास्ट पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कस्टमाइज़, ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कस्टमाइज़ के नाम से। यहाँ पे जैसे ही कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा चेंज आइकन। चेंज आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी आइकन चूज़ कर लीजिएगा, जो भी आप रखना चाहते हैं उस आइकन को चूज़ करके ओके करिएगा यहाँ से। उसके बाद अप्लाई करिएगा, अप्लाई करने के बाद ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई करके ओके करेंगे, एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिएगा। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोल्डर का आइकन चेंज हो गया है। अब हम जानेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में। A Windows component to view and change system settings like adding, removing सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एंड कस्टमाइज सेटिंग्स। यह विंडोज का हिस्सा है जहां से आप सिस्टम की सेटिंग देख और बदल सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जोड़ना या हटाना। कंप्यूटर की सभी सेटिंग को एक ही जगह से कंट्रोल और मैनेज करने वाला हिस्सा कंट्रोल पैनल कहलाता है। यानी कि आप कंट्रोल पैनल में जाके सभी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके माध्यम से आप सुरक्षा, इंटरनेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर अकाउंट, तारीख, समय, थीम जैसी सभी सेटिंग्स को आसानी से बदल सकते हैं। यानी कि कंट्रोल पैनल पे जाके आप जो भी सेटिंग को बदलना है, सेटिंग चाहते हैं, वो सारा कुछ आप कंट्रोल पैनल पे जाके कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे सर्च बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। इस सर्च बॉक्स में आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल सर्च करना है। यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल।
तो यहाँ कंट्रोल पैनल का आइकन आपको दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट दिखाई देगा। कभी कभी आपको ऐसा नहीं दिखाई देता है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू बाय, यहाँ पे लार्ज आइकन दिखाई दे रहा। कभी कभी आपको क्या कैटेगरी वाइज दिखाई देता है कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ व्यू पे जाके इसको लार्ज आइकन्स या स्मॉल आइकन में सेट कर सकते हैं। लार्ज आइकन करेंगे कुछ इस तरीके से ये आइकन्स आ जाएंगे। अब यहाँ से आप डेट एंड टाइम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इंटरनेट की पूरी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग के बारे में आप जान सकते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स के बारे में आप जान सकते हैं। कीबोर्ड माउस सब कुछ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते। मान लीजिए हमें देखना है कि हमारे कंप्यूटर में लैपटॉप में कौन कौन सी एप्लीकेशंस इंस्टॉल है, तो आपको यहाँ प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखाई देगा कौन कौन सा एप्लीकेशंस इंस्टॉल है। जैसे एडोब फोटोशॉप आपको दिखाई देगा, गूगल क्रोम दिखाई देगा, जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल रहेंगे सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको इन सभी सेटिंग के बारे में डीपली और अच्छे से जानना है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अब हम जानेंगे टास्क बार के बारे में। द बॉटम डार्क पोर्शन इज कॉल्ड टास्क बार। इट कंटेन्स द विंडोज स्टार्ट मेनू, सर्च बॉक्स, टास्क व्यू, पिंड आइकन्स, डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट नोटिफिकेशन एंड अदर आइकन्स। टास्क बार विंडोज स्क्रीन के नीचे यानी बॉटम में दिखने वाली लंबी पट्टी होती है जिसमें आपके खुले हुए ऐप्स, स्टार्ट मेनू, सर्च, टाइम, इंटरनेट, साउंड, बैटरी आदि दिखते हैं। टास्क बार कहाँ होता है? सबसे नीचे बॉटम में। कभी कभी यूजर ऊपर या दाएं बाएं भी सेट कर सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होता है वो बॉटम में होता है। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप आ जाएंगे, आपको दिखा दें। ये जो यहाँ पे ब्लैक पट्टी में दिखाई दे रहा है ना, इसी को टास्क बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टास्क बार। इसमें जितने भी हम एप्लीकेशंस ओपन करके चलाते हैं या यूज करते रहते हैं वो सभी यहाँ पे नीचे दिखाई देता है। यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखाई देगा, स्टार्ट मेनू आपको यहाँ पे दिखाई देगा, नोटिफिकेशन, इंटरनेट सब कुछ, बैटरी हेल्थ, टाइम, डेट सब कुछ आपको इसी टास्क बार में दिखाई देता है। अब हम विंडो से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट की के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो की है वो है विंडोज़ लोगो की। जैसे हम विंडोज़ यानी स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे स्टार्ट मेनू ओपन और क्लोज हो जाएगा। ये वाला जो बटन बना इसे स्टार्ट बटन बोलते हैं यानी कि विंडो बटन बोलते हैं। जैसे इसे हम अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट मेनू ऑन हो जाएगा, जैसे दोबारा प्रेस करेंगे क्लोज हो जाएगा। दूसरा शॉर्ट की है विंडो प्लस ए। इससे आप एक्शन सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेस्कटॉप आ जाएंगे और यहाँ पे हम विंडो के साथ ए प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन सेंटर ओपन हो गया। जैसे दोबारा हम विंडो के साथ ए प्रेस करेंगे ये फिर से हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट की है विंडो प्लस डी, डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप। अगर हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी ऑप्शन ओपन किए हैं जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल या क्रोम, कोई भी चीज़ ओपन किए हैं उसे हमें हाइड करना है यानी कि मिनिमाइज करना है, तो हम डायरेक्ट विंडो के साथ डी बटन प्रेस करेंगे, वो हमारा डायरेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा यानी कि यहाँ से हाइड हो जाएगा। और जैसे हम विंडो के साथ डी प्रेस करेंगे फिर से वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट प्लस F4। इस शॉर्टकी के माध्यम से हम किसी भी ओपन एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को भी शट डाउन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेल फाइल ओपन है, अब इसे हमें बंद करना है तो यहाँ पे हम अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट क्लोज हो गया यानी कि बंद हो गया। नेक्स्ट शॉर्ट की है विंडो प्लस एल। विंडो प्लस एल शॉर्ट की का यूज करके हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। जैसे आप विंडो प्लस एल प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर स्क्रीन लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडो प्लस ई। जैसे ही आप विंडो प्लस ई प्रेस करेंगे आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, जो हम दिस पीसी में जाके अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, जैसे यहाँ दिस पीसी में आएंगे तो यहाँ से हम अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, लेकिन हम शॉर्ट की के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आएंगे और प्रेस करेंगे विंडो के साथ ई, तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो इन सब शॉर्ट की को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही काम आती हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की है विंडो प्लस आई, ओपन सेटिंग। आप कहीं पे भी हो, अगर आपको सेटिंग ओपन करना है तो विंडो के साथ आई प्रेस कर दीजिएगा, यहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप की पूरी सेटिंग्स ओपन होके आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट की है विंडो प्लस एम, मिनिमाइज ऑल विंडोज। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में बहुत सारे विंडोज ओपन हैं जैसे क्रोम, एक्सेल, बहुत सारी फाइल्स या फोल्डर्स ओपन हैं। अगर इसे हमें मिनिमाइज करना है तो विंडो के साथ ही हम प्रेस करेंगे, ये हमारा मिनिमाइज हो जाएगा।
ये सेम विंडो डी जैसा काम करता है वैसे ही ये भी काम करता है। नेक्स्ट शॉर्ट की है विंडो प्लस एस, ओपन सर्च बॉक्स। जैसे हम विंडो के साथ एस बटन प्रेस करेंगे तो हमारा सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम विंडो के साथ एस प्रेस कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बॉक्स हमारा एक्टिव हो गया। नेक्स्ट है विंडो प्लस टैब। इस शॉर्टकी के माध्यम से हम टास्क व्यू को ओपन कर सकते हैं। तो विंडो के साथ जैसे हम टैब दबाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी हम ऐप्स प्रोग्राम्स ओपन किए सभी टास्क व्यू में दिखाई देंगे। हम किसी पे भी स्विच करके उसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंडो प्लस अप एरो। विंडो बड़ा यानी मैक्सिमाइज करना। मान लीजिए आपका ये एक्सेल फाइल ओपन है लेकिन ये मैक्सिमाइज नहीं है, पूरी तरह से मैक्सिमाइज नहीं है, तो आप विंडो के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। अगर आप विंडो के साथ लेफ्ट साइड एरो की प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। मान लीजिए आप विंडो के साथ राइट एरो की प्रेस करते हैं तो ये राइट साइड में आ जाएगा। तो इन सभी चारों एरो की का विंडो के साथ आप यूज करके अपने विंडोज को मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट है अल्ट प्लस टैब, एक ऐप से दूसरी ऐप पर जाना। यहाँ पे हमने पावर पॉइंट का स्लाइड ओपन किया है, हमें दूसरे ऐप पे स्विच करना है यानी कि जाना है, तो यहाँ पे अल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे। मान लो हमें एक्सेल वाला फाइल ओपन करना है तो हम एक्सेल पे आके छोड़ देंगे तो एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडो प्लस आर, रन बॉक्स खोलने के लिए, यानी कि जैसे आप विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसको हम मिनिमाइज करके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हमें सर्च बॉक्स ओपन करना है तो यहाँ विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बॉक्स ओपन हो गया। इसमें आप कुछ भी टाइप करके ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। ये शॉर्ट की हम आपको पहले भी बता दिए हैं, दोबारा हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए हमें डेस्कटॉप पे कहीं भी फोल्डर बनाना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन बटन प्रेस करेंगे तो हमारा फोल्डर यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट होके आ गया। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज द एक्टिव विंडो। मान लीजिए जो भी विंडोज आपका चल रहा है उसको क्लोज करना बंद करना है तो आप कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वो विंडोज आपका क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए मुझे इस विंडोज को क्लोज करना है तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ डब्ल्यू, हमारा विंडोज देखिए क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट की बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी शॉर्टकट की को आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अब आपका दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया जिससे आपका 20 मार्क क्लियर हो जाएगा। अब हम दोनों टॉपिक के टॉप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन कहा जाता है क्योंकि ये सभी गणनाएं करता है और संचालन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी स्कैनर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये हमें आउटपुट देता है ना कि इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रन एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी रैंडम एलोकेशन मेमोरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम अस्थायी मेमोरी है जिसे सीपीयू काम करते समय डेटा और निर्देश रखने के लिए उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेमोरी। इनमें से कौन सा परमानेंट मेमोरी है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैच, ऑप्शन डी रजिस्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रोम। रोम अस्थायी मेमोरी है, इसमें डेटा और निर्देश अस्थायी रूप से रहते हैं जिन्हें हम मिटा नहीं सकते हैं। रोम जो होता है ये हमारे मदरबोर्ड में लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए एमएस वर्ड, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी टैली, ऑप्शन डी फोटोशॉप। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज करता है, इसका मुख्य उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी मेन फ्रेम, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर।
माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है, यह कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर इज। सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या है? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी केबी, ऑप्शन डी एमबी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, सबसे छोटी इकाई है जो 0 या 1 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लाइनक्स, ऑप्शन सी एम एस एक्सेल, ऑप्शन डी डॉस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा प्रोसेसिंग और गणना करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ URL। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिट्राइवल लोकेटर, ऑप्शन डी यूनिवर्सल रिट्राइवल लोकेटर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL वह पता यानी एड्रेस है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पे वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जो इनपुट देने के लिए काम करता है, ना कि आउटपुट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज। इनमें से कौन सा सबसे छोटा मेमोरी साइज है? ऑप्शन ए केबी, ऑप्शन बी एमबी, ऑप्शन सी जीबी, ऑप्शन डी टीबी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केबी। सबसे स्मॉलेस्ट जो मेमोरी साइज है वो है केबी। केबी से बड़ा एमबी होता है, एमबी से बड़ा जीबी होता है, जीबी से बड़ा टीबी होता है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज पूछा गया है, तो सबसे कम जो होता है वो केबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। इसमें से ALU का फुल फॉर्म कौन सा है? ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी अर्थमेटिक लेवल यूनिट, ऑप्शन सी एरे लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी एडवांस्ड लॉजिक यूनिट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU CPU का एक भाग है जिसका काम होता है जोड़ गुणा घटाना भाग करना, यानी कि लॉजिकल काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी बार कोड रीडर, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी स्पीकर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बार कोड रीडर। बार कोड रीडर स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट देता है, यह एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी ब्लेसी पास्कल, ऑप्शन सी जोहन वॉन नीमन, ऑप्शन डी अलन ट्यूरिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनमें से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से जो 1950 या 56 तक थे, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सकता है? ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन डी सी लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बाइनरी नंबर में होता है जो 0 और 1 को प्रेजेंट करता है, जिसे CPU सीधा समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इनमें से कौन सा डिवाइस लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी कैच। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, यह परमानेंट मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन ए क्रोम, ऑप्शन बी फायरफॉक्स, ऑप्शन सी एज, ऑप्शन डी एंड्रॉयड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है? ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी कैच, ऑप्शन डी कंपाइलर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस खोजने और हटाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन बी प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी प्रिंटेड डेटा फाइल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ फॉर्मेट किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पर दस्तावेज को समान रूप में दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। इनमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल है यानी कि उदाहरण है? ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी पेन ड्राइव, ऑप्शन डी डीवीडी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गूगल ड्राइव। क्लाउड स्टोरेज इंटरनेट के माध्यम से रिमोट सर्वर पर डेटा को सेव करता है और हमें ऑनलाइन डेटा को एक्सेस करने के लिए अनुमति देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी फेसबुक। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चलाने और मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OS इज द इंटरफेस बिटवीन। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच इंटरफेस है? ऑप्शन ए यूजर एंड प्रोसेसर, ऑप्शन बी यूजर एंड हार्डवेयर, ऑप्शन सी हार्डवेयर एंड नेटवर्क, ऑप्शन डी एप्लीकेशन एंड इंटरनेट। ऑपरेटिंग सिस्टम किनके बीच इंटरफेस करता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कनेक्शन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ OS वर्क्स ऑन मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में कई यूजर्स को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए सिंगल यूजर OS, ऑप्शन बी मल्टी यूजर OS, ऑप्शन सी बैच OS, ऑप्शन डी रियल टाइम OS। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मल्टी यूजर्स OS। मल्टी यूजर्स OS एक समय में कई यूजर्स को काम करने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनक्स इज एन। लाइनक्स एक है। लाइनक्स क्या है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए मैक OS, ऑप्शन बी MS-DOS, ऑप्शन सी उबंटू, ऑप्शन डी ऑरकल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑरकल। ऑरकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रॉयड OS इज बेस्ड ऑन विच कर्नल। एंड्रॉयड OS किस कर्नल पर आधारित है? ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी लाइनक्स, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी iOS। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लाइनक्स। एंड्रॉयड का आधार लाइनक्स कर्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच OS इज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स। मोबाइल फ़ोन में कौन सा OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लाइनक्स, ऑप्शन सी एंड्रॉयड, ऑप्शन डी यूनिक्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एंड्रॉयड। एंड्रॉयड सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि OS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्नल इज ऑफ OS। कर्नल OS का हिस्सा होता है। ऑप्शन ए आउटर पार्ट, ऑप्शन बी मेन पार्ट, ऑप्शन सी बैकअप पार्ट, ऑप्शन डी GUI। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेन पार्ट। कर्नल OS का कोर यानी मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच OS यूजेस अ कमांड लाइन इंटरफेस।
कौन सा ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस उपयोग करता है? ऑप्शन ए विंडोज 10, ऑप्शन बी मैक ओएस, ऑप्शन सी MS डॉस, ऑप्शन डी एंड्रॉइड। इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी MS डॉस। MS डॉस एक कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? GUI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जनरल यूजर इंटरेक्शन, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्राफ यूनिट इंटरफेस, ऑप्शन डी ग्लोबल यूजर इनपुट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI वह इंटरफेस है जिसमें आइकन, विंडो और मेन्यू दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच OS एग्जीक्यूट्स टास्क इन अ फिक्स्ड टाइम? कौन सा OS निश्चित समय के अंदर कार्य को पूरा करता है? ऑप्शन ए रियल टाइम OS, ऑप्शन बी टाइम शेयरिंग OS, ऑप्शन सी बैच OS, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूट OS। इनमें से ऐसा कौन सा OS है जो अपने निश्चित समय के अंदर कार्य को पूरा करता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रियल टाइम OS। RTOS समय संवेदी कार्य करता है जैसे मेडिकल डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज इज अ टाइप ऑफ OS। विंडोज किस तरीके का OS? ऑप्शन ए ओपन सोर्स, ऑप्शन बी प्रोप्राइटरी, ऑप्शन सी मोबाइल, ऑप्शन डी रियल टाइम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोप्राइटरी। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का भी बंद स्रोत यानी प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच OS मैनेज फाइल एंड डायरेक्टरीज? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल और डायरेक्टरी को मैनेज करता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी ब्राउजर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस इज अ। प्रोसेस एक है, प्रोसेस क्या है? ऑप्शन ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ऑप्शन बी टाइप ऑफ हार्डवेयर, ऑप्शन सी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टूल, ऑप्शन डी नेटवर्क डिवाइस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम चल रहा होता है उसे प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज मैनेज्ड बाय OS? कौन सी मेमोरी OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज की जाती है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैच, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑपरेटिंग सिस्टम रैम, रोम, कैच जैसे सभी मेमोरी को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच OS सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी डॉस, ऑप्शन सी MS वर्ड, ऑप्शन डी एक्सेल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विंडोज। विंडोज एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी KB, ऑप्शन डी MB। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिट। बिट मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच OS अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन एट द सेम टाइम? कौन सा OS एक से अधिक प्रोग्राम को चलाता है? ऑप्शन ए सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रोग्राम एक साथ चला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ विंडोज सिस्टम फाइल्स? विंडोज सिस्टम फाइल का एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन ए .exe, ऑप्शन बी .dll, ऑप्शन सी .sys, ऑप्शन डी BAT। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी .sys। .sys विंडोज सिस्टम फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच OS इज यूज्ड इन एप्पल कंप्यूटर्स? एप्पल कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग होता है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी मैक OS, ऑप्शन सी यूनिक्स, ऑप्शन डी ubuntu। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैक OS। एप्पल मैक में मैक OS चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी प्रोसेस मैनेजमेंट,
ऑप्शन सी फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य सेवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओएस कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस शेड्यूलिंग इज कॉल्ड। प्रोसेस शेड्यूलिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी कर्नेल, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी लिंकर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कर्नेल सीपीयू शेड्यूलिंग और प्रोसेस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉस। डॉस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्क ऑनलाइन सिस्टम, ऑप्शन डी डायरेक्टरी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ओएस। कौन सा कार्य ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? ऑप्शन ए वायरस प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन डी सिक्योरिटी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वायरस प्रोटेक्शन। वायरस प्रोटेक्शन एंटीवायरस का काम है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमांड इंटरप्रीटर इज नोन एज। कमांड इंटरप्रीटर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी कर्नेल, ऑप्शन सी प्रोसेस, ऑप्शन डी ड्राइवर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेल। सेल यूजर की कमांड्स को ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाता है। अगर आपको टॉप एमसीक्यू के पीडीएफ चाहिए जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके एक्सेस कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।